नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या तुर्की और इजराइल के बीच कोई बड़ी जंग होने वाली है या फिर इस जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है ये दोनों देश? आज हम इसी पर बात करेंगे और ऐसा हम ये क्यों कह रहे हैं इस पर भी बातचीत होगी, क्योंकि पीछे कुछ दिनों में कुछ ऐसे हालात बने हैं जिससे इजराइल और तुर्की को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब ये बातें क्या हैं और किस तरह के हालात हैं और इसमें अमेरिका और ट्रंप की क्या भूमिका है, बातचीत आज इसी पर। मयंक मेरे साथ है। मयंक, ये जो दो देश है, इजराइल और तुर्की, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में सब कुछ इन दोनों देशों के बीच ठीक ना रहे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या वजह है? क्या ऐसे हालात बने हैं कि अब जंग की नौबत भी आ सकती है? ये जो चर्चा सोशल मीडिया में बहुत तेजी से फैली कि क्या इजराइल जो है वो तुर्की पर हमला कर सकता है, इसके तीन चार वजह है जो कि समझने की ज़रूरत है। और बार बार हमारे दर्शक की बात पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि क्या वाकई तुर्की और इजराइल की जंग हो सकती है या बात बात तक बात रह जाएगी। देखिए, क्या हुआ, आज से कुछ दिनों पहले की बात है कि इजराइल के एक एजुकेशनिस्ट हैं और पॉलिटिशियन हैं, उनका नाम है मीर मसरी। इन्होंने एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि आज कतर कल तुर्की। देखिए, जिस तरह से कतर पर हमले हुए हमास के नेताओं पर, उसके बाद से ये चर्चा छिड़ गई थी कि क्या अगला हमला अब अंकारा में होने वाला है, तुर्की में होने वाला है, क्योंकि हमास की एक बड़ी लीडरशिप जो है वो तुर्की में मौजूद है। देखिए, तुर्की नेटो का सदस्य है। अब ये मान के चला जाता है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसा माना जाता है कि इजराइल कभी तुर्की पर हमला नहीं करेगा क्योंकि वो नेटो का सदस्य है, और अगर तुर्की पर हमला करेगा तो वो पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। तो इसलिए जो है हमास की एक लीडरशिप भी ये मानती है कि तुर्की पर हमला नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से कतर पर हमले हुए, उसके बाद इस तरह के बयान सोशल मीडिया में आने लगे। जैसे मैंने आपको बताया, इजराइल के एक बड़े जो पॉलिटिशियन और एजुकेशनिस्ट हैं, मीर मसरी, इन्होंने एक पोस्ट किया, उस पर उन्होंने लिखा कि आज कतर कल तुर्की। ये एक बड़ा डिबेट का मुद्दा बन गया। उसके बाद जो है तुर्की की तरफ से इस पे एकदम शार्प कमेंट आया, और जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उनके सीनियर सलाहकार हैं, उन्हों की तरफ से कहा गया कि उन्होंने इजराइल के लिए ये बात कही। और जो ये मिस्री ने जो पोस्ट किया था कि आज कतर कल तुर्की, उनको उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, जल्द ही दुनिया को शांति मिलेगी जब तुम्हारा नाम नक्शे से मिट जाएगा। ये इजराइल के लिए उन्होंने कहा कि तुमको दुनिया को शांति तब मिलेगी जब इजराइल का नाम जो है वो नक्शे से ही मिट जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये बयानबाजी जो है वो तेजी से आगे बढ़ गई तुर्की और इसके बीच में। इसी बीच में देखिए, वॉशिंगटन में अमेरिकन एंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो हैं माइकल रूबिन। ये इस पूरे एरिया के, मिडिल ईस्ट के जानकार हैं और अपने आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। इन्होंने कहा कि तुर्की इजराइल का अगला निशाना हो सकता है, और उन्होंने चेतावनी दी कि तुर्की को अपनी सुरक्षा के लिए नाटे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि जंग हो सकती है। इजराइल की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। नेतन्याहू ने खुद कहा कि जहां जहां हमास की लीडरशिप होगी, अगर आप उन्हें बाहर नहीं करेंगे तो हम हमला करेंगे। तो इसके बाद तुर्की ने अपने फाइटर जेट्स निकाल दिए, अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिया। ये सब खबरें आपको पता है, हमने वीडियो भी बनाया था। अब इसमें एक जो नया डेवलपमेंट आया है, जिससे आप ये कहिए कि इजराइल को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और तुर्की ने। अब ये खबर क्या, हाल ही में आपने देखा कि व्हाइट हाउस में, आपको टोक रही हूँ यहाँ पे, क्या इन्हीं सब बयानबाजी के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप और अर्दोगान की मुलाकात हुई? देखिए, क्या हाँ, इसको हम इससे जोड़े? नहीं, ये मुलाकात जो है यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली की मीटिंग थी, उसके बाद ये मुलाकात हुई, और 2019 के बाद हुई है। ये बड़ी मीटिंग इसलिए मानी जा रही है, 2019 के बाद ये मीटिंग हुई। अब इसमें हुआ ये कि एर्दोगान मौजूद थे, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। अब जब ये मीटिंग शुरू होने वाली थी, उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया। देखिए, अमेरिका ने F-35 जो फाइटर जेट्स हैं, तुर्की डिमांड कर रहा है इसकी काफी समय से कि आप हमें दे दीजिए। अमेरिका ने इसे देने से मना कर रखा है। इसकी वजह क्या है, पहले ये समझिए। तुर्की के पास रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम पहले से है। अमेरिका ये पॉलिसी बना के चलता है कि जिस भी देश के पास S-400 सिस्टम रूस ने दे रखा है, उसको हम F-35 नहीं देंगे। और अमेरिका को ये डर लगता है कि भाई, अगर हमने F-35 की टेक्नोलॉजी दे दी तो वो उसको जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो टेक्नोलॉजी जो है रूस तक पहुंच जाएगी। इसलिए तुर्की को F-35 देने से अमेरिका मना कर रहा था। लेकिन ये जो बैठक हुई, इस बैठक के पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया, मैं चाहता हूं कि जब तक रूस उत्पात मचाता रहेगा तब तक तुर्की रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वही शर्त रख दी जो
पूरी दुनिया के सामने वो रख रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई तुर्की जो है वो रूस से सीधे तेल सीधे खरीदना, बात नहीं बन रही है तो अलग अलग देशों पर दबाव बनाकर इस तरह की उन्होंने ये कहा कि सबसे अच्छी बात वो ये कर सकते हैं, तुर्की एर्दोगन के लिए कह रहे हैं कि कर सकते हैं कि रूस से तेल और गैस ना खरीदें। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अपना, अमेरिका अपने एजेंडा पे चल रहा है कि किसी भी तरह से रूस पर दबाव बनाना है। और देखिए जो टर्की है वो टर्की एक बड़ा पार्टनर है रूस का ट्रेड के मामले में। बिल्कुल। बताया जाता है कि चौथे नंबर का उसकी रेटिंग होती है और सबसे ज़्यादा जो है कच्चा तेल होगा या फिर आप गैस देखिए, इस तरह की चीज़ें खरीदने में तुर्की का बड़ा रोल होता है। रूस से चीज़ें खरीदता है, S-400 भी ले रखा है। अब देखिए ये जब मीटिंग हुई, इस मीटिंग के बाद मीटिंग में इस तरह की बातें कही गई, इस तरह की बात निकल के सामने आई कि हम आपको F-35 देने के लिए तैयार हैं, जो आप पर रोक लगी है हम उसको हटा देंगे। हाँ, हम बिल्कुल, आपको और बड़ी F-35, चर्चा में आप रही ये बात। S-400 भी रखिए। हाँ, रूस का हम ये शर्त हटाने को ट्रंप तैयार हो गए कि आजकल ट्रंप जो फैसले लेते हैं वो तुरंत फैसले लेते हैं और जो तुरंत बदल भी लेते हैं। स्पेकुलेशंस जो हैं वो उसके लोग अंदाज नहीं लगा पाते कि क्या करेंगे। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाई हम संकेत दिए कि हम आपको तुर्की को F-35 देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ते आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अब अगर आप सोचिए कि तुर्की के पास S-400 पहले से और F-35 भी मिल जाए तो नेचुरली ये इजराइल के लिए और नेतन्याहू की तो नींद उड़ाने वाली बात है। आप देखिए सीरिया, अब सवाल ये है कि अगर F-35 मिल भी गए तुर्की को तो फिर ये जंग के हालात कैसे बन रहे हैं। हमारे दर्शक बार बार ये बात पूछते हैं कि क्या वाकई जंग होगी, वाकई जंग होगी। तो इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि देखिए ये आखिर तुर्की और इजराइल में जंग की संभावना क्यों। पहली वजह हमने आपको बताई, हमास की लीडरशिप, हमास का प्रेजेंस जो है वो बड़े पैमाने पर अंकारा में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो सोर्सेस से खबरें आती है 1000 से ज़्यादा जो है वो लीडर्स या मेंबर्स हमास के अंकारा में हो सकते हैं। तो क्या इनको, जैसे कतर पर हमला हुआ, क्या इजराइल ने ऐसी ही कोई प्लानिंग, ऐसा भी बताया जाता है, कुछ रिपोर्ट से बताती हैं कि नेतन्याहू ने जिस तरह से हमले कतर पे करवाए, कतर पे हमले किए इजराइल ने, बिल्कुल ऐसा ही हमले की प्लानिंग तुर्की के लिए, अंकारा के लिए कर दी गई थी। लेकिन अमेरिका के कहने पे, खासकर इस कतर हमले के बाद, अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद ये हमले रुके हैं। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं, इसका कोई पुख्ता, ऐसी खबरों का कोई कंफर्मेशन नहीं होता, ऐसी खबरें आपको समझनी पड़ती हैं और सोर्सेस से आती है। तो इजराइल रुक गया। अब जैसी ये खबर तुर्की के पास आई, तुर्की तुरंत अलर्ट मोड में, एर्दोगन ने अपने पूरे फाइटर जेट्स निकाल दिए, डिफेंस सिस्टम निकाल दिए और सर्विलांस शुरू हो गया। वो 48 घंटे तो ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था कि अब जंग हुई तब जंग हुई। पहली नंबर की बात। अब आप देखो सीरिया को लेकर, सीरिया जो तुर्की है वहाँ सीरिया की जो नई सरकार है वो उसको सपोर्ट कर रहा है तुर्की। लेकिन इजराइल ये चाहता है कि पूरा पावर नई सरकार के हाथ में ना आए और जिसे कहते हैं संघीय ढांचा, मतलब अलग अलग ग्रुप्स जो है वो रहे, डिसेंट्रलाइज्ड रहे, ताकि हम अपना भी वहाँ पे प्रभाव जमा सके। तो सीरिया को लेकर भी तुर्की और इजराइल आमने सामने है पिछले काफी दिनों से। और अगर हम दो इलाके हैं वहाँ की बात की जाए कि वहाँ पे तुर्की ने जो है अपने सैन्य बेस बनाने की कोशिश करी थी, तो इजराइल ने जो है वहाँ पे हमले कर दिए। इजराइल ने वहाँ पे अपने फाइटर जेट्स भेज के वहाँ पे हमले कर दिए, जिसके बाद जो है वो दोनों के बीच सीधा टेंशन वाली बात आ गई थी। जो तुर्की के विदेश मंत्री हैं हकान फिदान ने अगस्त में इजराइल के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को सस्पेंड करने की घोषणा की थी, जिसके बाद ये हालात और तेजी से बिगड़े। देखिए कभी किसी दो कंट्रीज के बीच में जंग हो, उसके पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं, उसके पहले कई चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आपके बायलैटरल रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, इकोनॉमिक टर्म्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बयानबाजी शुरू होगी, फिर उसके बाद टेंशन बिल्डअप होगा, फिर उसके बाद हथियारों पे बात आ जाएगी। तो आप देखिए ये जो एस्केलेशन है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तुर्की और इजराइल के बीच में, और ये पूरे मिडिल ईस्ट में एक नए विवाद को जन्म देने की स्थिति में आगे बढ़ रहा है। अब देखिए ये इजराइल को लेके ये हालात है। दूसरी तरफ तुर्की ने ये जो मैंने आपको बताया सीरिया के दो इलाके हैं होम्स और हमा, यहाँ सैन्य ठिकाने की बनाने की कोशिश की तुर्की ने, तो इजराइल ने फॉरेन फाइटर जेट भेज दिए, दोनों जगह हमले कर दिए। तो ये सीधी चुनौती थी तुर्की को, एर्दोगन को ये सीधी चुनौती थी कि भाई आप अगर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे तो हम उस पर एयर स्ट्राइक कर देंगे। 2-3 बातें हो गई, हमास हो गया, सीरिया हो गया, और प्लस इसके अलावा जिस तरह से हमले हुए तुर्की के शहर पर, वो भी एक बात हो गई, और बहुत सारी ऐसी चीजें। एक और बड़ी बात, साइप्रस जो है, साइप्रस तुर्की का दुश्मन है, दोनों के बीच में लड़ाई चलती है, काफी 1974 से चल रही है लड़ाई। अभी हाल ही में एक हमने वीडियो बनाया पीछे कि इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो साइप्रस को भेज दिया है।
अपना एयर डिफेंस मिसाइल्स जो हैं वो साइप्रस को भेजी हैं तुर्की के खिलाफ। अब इसको इस तरह से भी देखा गया कि अगर जंग के हालात बनते हैं और तुर्की की तरफ से कोई मिसाइल हमले होते हैं तो उसको नाकाम करने में साइप्रस के बॉर्डर पे लगा ये जो डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल ने भेजा, ये वहां पे तैनात कर दिया है ताकि हमले को रोका जा दुश्मन सके। का दुश्मन दोस्त। हाँ, तो अब देखिए ये काफी सारे जो डेवलपमेंट हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मामला जो है, देखिए अमेरिका का एम बिल्कुल क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी साफ है कि किसी भी सूरत में रूस पर दबाव बनाना है और तेल नहीं, व्यापार रूस पे रोकना तो है। दबाव बनाना, यही सवाल पूछना चाह रही थी। जो ट्रम्प खिचड़ी पका रहे, एक तरफ वो इसराइल के साथ रहने की बात करते हैं, दूसरी तरफ F-16 तुर्की को देने की बात करते हैं। ऐसे तो हालात देखिए, कैसे सुधरेंगे? जिस शांति की बात ट्रम्प करते रहे हैं, अब तो सिर्फ लगता है उनका फोकस रूस पे ही है। अभी फोकस रूस पे एकदम स्ट्रैटेजी क्लियर है ट्रम्प की कि किसी भी सूरत में रशिया के ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रोक लगानी है। इसके लिए बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी गाजा सेकेंडरी है, इजराइल सेकेंडरी है। पहला इंटरेस्ट ट्रम्प का जो दिखाई दे रहा है अमेरिका का, वो किसी भी सूरत में रशिया के ऑयल पे रोक लगाना है। अब इस सूरत में तुर्की और इजराइल, देखिए ये दोनों देश ऐसे हैं, एर्दोगान के साथ जो है वो पर्सनल टर्म्स हैं ट्रम्प के। खैर पर्सनल टर्म्स की जहाँ तक बात है तो वो एक अलग चीज़ होती है, और जब आप युद्ध की बात कर रहे होते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो अब एर्दोगान के साथ ट्रम्प की अगर डील हो जाती है F-35 को लेकर, जो हमारा मेन टॉपिक का मुद्दा है, कि अगर तुर्की के पास F-35 जेट्स आ जाते हैं, S-400 रूस का पहले से मौजूद है, तो आप सोचिए कि इजराइल के लिए तुर्की को निशाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चुनौती कितनी हाँ, बड़ी हो बहुत जाएगी मुश्किल हो जाएगा। आप इस S-400 को क्रॉस करके रशिया को अटैक करना, रशिया के S-400 को क्रॉस करते हुए तुर्की पर अटैक करना, ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा इजराइल के लिए। और साथ में अगर F-35 जेट मिल जा रहे हैं तो ये पूरे एरिया का समीकरण बदल के रख देगा। और सबसे इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो नेचुरली ईरान तो इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए कि अगर इजराइल और तुर्की के बीच में जंग हो रही है और ईरान ने अगर भी मोर्चा खोल दिया इजराइल के खिलाफ, और देखिए इजराइल कितने मोर्चों पर लड़ेगा, पहले ही वो कई मोर्चों पर लड़ रहा है, और अगर तुर्की ने भी अपना मोर्चा खोल दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब ऐसे हालात में अमेरिका जो कोशिश कर रहा है वो ये कि रूस के ऑयल व्यापार पर भी रोक लगे और मिडिल ईस्ट में भी जो है वो हालात ना बिगड़े। क्योंकि देखिए ये जिस तरह से ये कतर पर हमले हुए उसके बाद बड़ा जबरदस्त गुस्सा था मुस्लिम देशों में, लेकिन अमेरिका की परमिशन के बिना इजराइल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये भी एक सच्चाई है मिडिल ईस्ट की। अभी देखिए वेस्ट बैंक को लेकर साफ कह दिया उस ट्रम्प ने कि देखिए अगर कब्जा करना चाहता है इजराइल या नेतन्याहू तो वो नहीं कर सकता, नहीं करने देंगे। तो देखिए दोनों चीजें हैं। अब ट्रम्प का ये कहना कि भाई मेरी कतर के आमिर जो है उनसे बात हुई है और अमेरिका ने विश्वास दिलाया कि अगली बार इजराइल ऐसा नहीं करेगा, तो उन्होंने ये भी कह दिया। तो अब मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो उन्होंने बैठक की, OIC की बैठक हुई, सब कुछ हुई, बात हुई, लेकिन आप देखिए कोई कॉन्क्रीट चीज निकल के नहीं आई। ईरान की बात अलग है, ईरान पे आप हमला करोगे तो वो कहीं कोई चर्चा नहीं करता, सीधा मिसाइल मार देता है, वो एक अलग बात है, वो ईरान की सिचुएशन अलग है। तो अब आप देखिए कॉन्क्रीट कार्रवाई तो नहीं हो पाई इजराइल के खिलाफ कोई। अब ऐसे में नेतन्याहू का ये बयान कि जहां जहां हमास की लीडरशिप है हम उसको टारगेट करेंगे, तो नेचुरली तुर्की एक ऐसा देश था जो आमने सामने था। अब इस बीच में ये F-35 वाली नई बात, और जिस तरह से ट्रम्प और एर्दोगान की मुलाकात हुई उसके बाद एक बड़ा ये सेटबैक है इजराइल के लिए, इसमें दो मत नहीं है, अगर ये डील हो जाती है तो। चलिए देखिए, हमने समझाने की कोशिश की कि आखिर जो बात निकलकर सामने आ रही है, एक्सपर्ट जिस बात को कह रहे हैं कि देखिए तुर्की और इजराइल के बीच युद्ध हो सकता है, हालात कुछ इस तरह से बन रहे हैं, एक एक पॉइंट पर हमने चर्चा की और साथ ही ये भी बताने की कोशिश की कि ऐसा आखिर क्यों कहा जा रहा है। अगर इस पर आप कोई और जानकारी चाहते हैं या फिर अपना कमेंट देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करें, हमें इसका इंतज़ार रहता है। और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई और तमाम जगह से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए।